गुड मॉर्निंग जी, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इस दुआ के साथ कि इस सुबह का आगाज़ भी आपके लिए अच्छा हो और पूरा दिन आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स रख के, अच्छे ख्यालात रख के दिन का आगाज़ करेंगे और उस दिन को आगे बढ़ाएंगे। बुरा किसी के लिए ना सोचें और कोशिश करें कि हेल्पिंग हैंड बने और जितनी मदद कर सके किसी भी चीज़ के अंदर, किसी की कोई रुकावट, यहाँ तक कि अगर आप रास्ते से किसी के लिए पत्थर भी उठा देते हैं तो वो भी एक अच्छा ही कदम होता है। जनाब आगे बढ़ते हैं और महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे जैसे बिजली की कीमतें कल कम हुई हैं, मौसम को भी थोड़ा रहम आ गया है और उतनी शिद्दत से हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही, बल्कि ठंडी हवाएं पंजाब में चलती हुई महसूस हो रही हैं। बाकी सूबों में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर देखें तो मंजरनामा कुछ गर्म ही है। हुकूमत और अपोजिशन जमातों के दरमियान मुख्तलिफ इशूज़ पर जो इख्तलाफात हैं वो बरकरार हैं। अब चाहे वो PTI और गवर्नमेंट के दरमियान ना होते हुए मुज़ाकरात हों या फिर कोई और मामलात हों। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत पर जो कड़ी तनकीद की है, उसके बाद हुकूमत के लिए बलोचिस्तान में भी हालात कुछ टफ होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अख्तर मेगल ने अब मस्तूंग से कोयटा की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। यह सवाल ये एहतजाज क्यों हो रहे हैं? सिंध में भी नहरों और किनाल्स को लेकर बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, KP वालों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये तमाम तर सिचुएशन सॉल्व कैसी होगी जब हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान और KP में जो दहशत गर्दी का नासूर है उसे ख़त्म करना है, और जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेहकाम या फिर वन पॉइंट एजेंडे पर नहीं आएंगे, ये चीज़ें अचीव करना ज़रा मुश्किल होंगी। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, PJ मीर साहब। गुड मॉर्निंग PJ मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अख्तर मेंगल साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई है। हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं बलूचिस्तान के? अच्छा PJ मीर साहब, कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, आपकी आवाज़ कुछ हमें ठीक तरीके से नहीं आ पा रही। दोबारा से आपको हम कॉल कनेक्ट करते हैं आपके साथ। अच्छा जनाब, इस पर तो PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ही, लेकिन आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो है वो बरसी भी मनाई जा रही है। एक ऐसे लीडर जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और इंतहाई विजनरी और इनकलाबी लीडर के तौर पर इन्हें याद किया जाता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे पॉपुलर नारा और जो दिया गया था वो था रोटी कपड़ा और मकान। वो देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने वो लेगेसी जो है उसको कंटिन्यू किया, और आजकल तो आप जानते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उस लेगेसी को कंटिन्यू किए हुए हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार तारीख़ पे हमेशा याद रखा जाएगा जो कि एक निडर और बेबाक सियासतदान के तौर पर, या फिर एक निडर वज़ीर ख़ारजा के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त में पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया, कश्मीर कॉज़ के लिए फ़ाइट किया, या फिर पूरी मुस्लिम ममालिक को अगर इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, तो इसका सेहरा जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जाता है। और सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पाकिस्तान को पहला आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, और उनके इनिशिएटिव है ये कि आज हमारे पास पाकिस्तान के पास एक मुकम्मल तौर पर एक आइन भी मौजूद है, और आज भी कहीं ना कहीं वो ज़िंदा हैं अपने फॉलोअर्स के दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस बार आपने देखा होगा कि 23 मार्च के दिन उनकी बेटी ने जो सबसे बड़ा सिविल एजाज़ था वो वसूल किया, और साथ ही साथ अदालती कत्ल करार दिया गया जो उन्हें फांसी दी गई थी। सो आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं उनको और उनकी लेगेसी को याद रखा जा रहा है। PJ मीर साहब ने एक बार फिर से मुझे ज्वाइन किया है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम अगेन। तो सर, आप बता रहे थे बलूचिस्तान के हालात के हवाले से। देखिए जी, जो भी लीडर आता है हम या तो सुनते नहीं है या अपनी बात करने के रहते हैं। मैंने हमेशा बात का बहुत बड़ा एक है, और वहाँ हम चाहिए भाई इंडस्ट्री बनाए, हम नहीं लगाते हैं। क्या पानी तो मैं अंग्रेज ने बात करी क्या बता, वो किन्होंने आके खत्म करके बिल टू आपने अभी भुट्टो साहब करके चले गए, भुट्टो साहब ने जो अपना काम वो आप चले गए, बाकी जो
मंजर है, ये क्या कर रहे हैं? जब पटना पे वो किया, यू नो, शरफ ने, इमरान साहब ने ये किया, भाई आप क्या कर रहे हो, ये बताओ। हम्म। तो उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने इंटरेस्टेड, तो हो गया, वो हो गया। आज तो बेसिकली ये लोग ना ठहरने वाले, ये आपस में बात नहीं कर सकते, क्या बात करें। बिल्कुल ठीक है। यही वजह है ये जो दहशतगर्द है ये आपके साथ फायदा उठाते हैं और हमारे देहाती शहरियों, जो भाइयों को, बहनों को निशान बनाते हैं। बिल्कुल सर, राइटली पॉइंटेड आउट। एक मौका मुझे दीजिएगा, एक छोटी सी ब्रेक हम ले लेते हैं। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सियासी मंजरनामा कैसे तब्दील होने जा रहा है इस पर हम बात कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम सियासी गहमा गहमी के हवाले से बात कर रहे थे। पीजे मीर साहब, ऑपोजिशन जमातों का भी एहतजाज समझ में आता है, लेकिन एक तो ऑपोजिशन जिसे करनी चाहिए वो भी ठीक तरीके से पीटीआई कर नहीं पा रही, दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ख़ासे अब मंजर आम पर किनाल्स को लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कोई एक जमाती एजेंडा दहशत गर्दी को लेके या किसी और चीज़ को लेके उस पर हम किसी भी ऑपोजिशन जमात को कायल नहीं कर सकते? इकरा, आप डायग्नोज करें कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पार्टी है जो कि इक़्तिदार में आना चाह रही है और एक पार्टी है जो इक़्तिदार में आना चाह रही है, ये उसको निकालना चाह रही है। हम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो भी आ गई है इसको भाई चलने दो। अगर तुम्हें कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए तुम अपना इनपुट इसके अंदर दो। इनका क्या काम है, जरा सा कुछ होता है ये रोडों पे निकल आते हैं। भाई आप जरूर एहतजाज करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, न रोकना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि आप आके जो गवर्नमेंट है उसको टोटल डिसफंक्शनल कर दो। गवर्नमेंट को पैरालाइज करोगे, आप आवाम को पैरालाइज करते हो। आप इनके साथ डिबेट करनी है, जो भी गवर्नमेंट हो, आज हो, कल की हो, परसों की, आप असेंबलियों में जाके इनके साथ डिबेट करें। लेकिन असेंबली में आप जाते हैं, इकरा आपने देख लिया वहां जो जबान एक दूसरे के मुतालिक इस्तेमाल होती है, शर्म आती है कि इनको कहें कि दे आर मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस। हाउ कैन यू कॉल द मेंबर्स ऑफ द ऑगस्ट हाउस जब इनकी फिल्थी जबान एक दूसरे पे किस तरह तंज करते हैं। वो मार्गरेट थैचर ने इकरा बड़ी अच्छी बात की थी कि जब आपके पास सियासी दलाइल खत्म हो जाते हैं तो फिर आप पर्सनालिटीज पे अटैक करते हो। तो यही हो रहा है पाकिस्तान में। हम एक दूसरे की पर्सनालिटीज पे अटैक कर रहे हैं, कभी किसी की बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर, बीवी के ऊपर, उधर से वाइस वर्सा, वहां से रिएक्शन आ रहे हैं। तो ये आपकी पॉलिटिक्स है और ये पॉलिटिक्स नुकसान किसको दे रही है? आपको, मुझे, आवाम को। अच्छा सर, हमने आवाम को देखना है। बिल्कुल सही। मौलाना फजल रहमान के जो बयानात हैं, क्या वो सिर्फ सियासी दबाव डालने के लिए आपको लगता है या फिर ये जो बयानियां अपना रहे हैं वो अपोजिशन को खुश करने के लिए है? नहीं जी, देखो ना, अब अगर मौलाना फजल रहमान बात करना चाह रहे हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं तो पीटीआई से कोई बंदा आके उनके खिलाफ कोई बयान दे देता है। तो भाई मौलाना एक, जो मर्जी आप कह लो, तनकीद उन पे करो, जो मर्जी करो, वो एक इज्जतदार इंसान है यार। आप उनको एक रिस्पेक्ट दो। आप उनके मुतालिक अजीब किस्म की बातें शुरू कर देते हो, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपके साथ बैठेंगे। आप जब तक संजीदा नहीं होगे अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है, इनका नहीं हो रहा। इन्होंने तो आना है, कोई इलेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं होगा, पैसा लगा के फिर ही आ जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि हम मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं यार? हमने मुल्क के लिए देखना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और इकरा, अनफॉर्चुनेटली हम बातें बातें में, अब देखो एक चीज, कई अगर तो कुछ संजीदा लोग हैं पाकिस्तान में जो अब मैं कहने वाला हूँ। नंबर 1, हम पूरी ईद हमने खुशियों से मनाई, हर की किया। किसी ने कोई फलस्तीनी बच्चे जो 50-60 हजार निहत्ते बच्चों को मारा गोली, किसी ने यकजहती का इजहार किया? मुझे बता दें, लिप सर्विस भी दे दिए किसी ने? कोई नहीं। खाने पकाने दिखा दिए हैं, ये दिखा दिया है, वो दिखा दिया है। यार हमारे पाकिस्तान में एक बच्चा मर जाता है किसी के घर में, हमें तकलीफ होती है, चीखें निकलती हैं। वहां तो 70, पता नहीं 70 कम कह रहे, कितने और हजारों लोग मर गए। तो हमारी यूनिटी किधर है? इस्लामिक यूनिटी जिसकी हम बड़ी बात करते हैं, कहाँ है? हम लिप सर्विस देते हैं बट वी आर नॉट प्रैक्टिकल पीपल। इसीलिए
वेस्ट आपका फायदा उठाती है क्योंकि उनको पता है डिवाइडेड वी आर, और हमें और तकसीम ये कर देते। यार ये वक्त है आप यूनाइट हो ताकि आप अपनी उम्मा का ख्याल करें। उम्मा तो गई ना बाहर में, हमें चाहिए ताकि इंसानियत की खिदमत करें, हम नहीं कर रहे वो खिदमत, और यही वजह हम आगे नहीं जा रहे। अच्छा सर, कल जो ऐलान हुआ बिजली की कीमतों में कमी का, उसमें हुकूमत भी बड़ी खुश है कि जनाब एक बड़ा रिलीफ उन्होंने दे दिया है। अवाम भी कहीं ना कहीं, चले कुछ रिलीफ तो उसे भी मिला है, और वज़ीर आज़म ने तो अब ये तक कह दिया है कि अब वी आर ऑन द वेरी राइट ट्रैक। सो हुकूमत को आपको लगता है इस तरह के रिलीफ से ये जो बहरान दूसरे हैं उससे बच सकती है? देखिए ये जो होते हैं, ये सारी ये जो चीजें होती हैं, ये लोगों को बड़ी अच्छी लगती हैं कि रिलीफ मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तकलीफ है। शॉर्ट टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म तकलीफ। अब गवर्नमेंट ने अगर ये जो 6-7 रुपए अगर कम करती है, एक गवर्नमेंट भी चल रहा है ना जी, शहबाज शरीफ साहब हों या कोई और हो, उन्होंने अपनी जेब से तो नहीं पैसे लगाने, उन्होंने तो आपके और मेरे टैक्सों से पैसे लगा के आगे हुकूमत को चलाना है। तो यहाँ से कम करेंगे, कहीं और टैक्स ज्यादा लगा देंगे। शॉर्टफॉल तो होने नहीं देती कोई भी गवर्नमेंट हो, छोड़ दें पाकिस्तान को निकाले साइड पे, कोई भी गवर्नमेंट दुनिया के अंदर वो अपने पैसे हमेशा बतानी और सेफ गार्ड रखती है। जिस तरह ट्रम्प कर रहा है, टैरिफ्स लगा रहा है अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए ताकि उनकी प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये ठीक है। हमारी आवाम जो है, एक तो टैक्स देना नहीं चाहती, आवाम क्या पूरी दुनिया में कोई टैक्स नहीं देना चाहता। हमें स्लो एंड स्टेडी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जब तक नहीं होगी और ये एडॉकिज्म से हम बाहर नहीं आएंगे, यही डिबेट चलती रहेगी। कुड़ के इस तरह बंदे मार के सारे, लेकिन लॉन्ग टर्म आपका इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर नहीं आ रहा। और वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो सख्त इकदाम नहीं लेती है, क्योंकि उनको वोट बैंक खराब होता है। और हमारे लोग भी इस तरह ही हैं, भेड़ चाल की तरह चलते हैं कि नहीं जी इस हुकूमत ने ये लगा दिया, इसको वोट मत दो। और भाई जो भी हुकूमत आएगी वो कोई आपको बुरा नहीं सोचेगी, खुदा के लिए ये आपके दुश्मन नहीं है, कोई भी हो। ये कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी है। ये वो है ना, मैंने अपनी आवाम का एक खिताब दिया हुआ है, ये मौत के कुएं में चलाने वाले मोटर बाइकर्स, इनको कोई डर नहीं है किसी का, चले जाओ इधर चले जाओ, जो मर्जी कर लो। हमें एक यूनिफॉर्म, डिसिप्लिन और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह जब तक हम नहीं रहेंगे और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम यही हमारी डिबेट करेंगे। अच्छा पीजे मीर साहब, पीटीआई की अगर बात करें तो एक टाइम पे ये आता है कि जनाब वज़ीर आला केपी को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की इजाज़त दे दी गई है, मुज़ाकरात करने का टास्क दिया गया है, फिर उसी पीटीआई में से एक धड़ा निगेट कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। निगेट करने की ज़रूरत है? आई गेस इन्हें तो ज़रूरत है कि ये लोग मुज़ाकरात करें, तो फिर एक बात करके ख़ुद कन्फ्यूजन फैलाना, दरारें शो कराना पीटीआई के अंदर, ये खुद पार्टी के लिए कितना नुकसानदेह है? ये जो चीज है ना जी, सबसे पहले अभी आपने जो बात कही है कि इजाजत दे दी है, और भाई किसने किसको रोका है? ये जो आर्मी के हमारे चीफ है, ये हमारे चीफ है, ये को हिंदुस्तान के नहीं है। इनसे जो मर्जी जाके मिले, ये मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? पाकिस्तान के और अपने शहरियों से मिल रहे हैं। तो ये कह देना कि हमने इजाजत दे दिया, भाई तुम कौन हो इजाजत देने वाले? पाकिस्तान का हर एक का राइट है टू मीट हिम, आप एक्सचेंज करो अपने व्यूज, उनको भी बताओ एंड मूव ऑन, खत्म होगी। एक बात ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम इनकी बात करते हैं आर्मी की, हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अभी आपने जिक्र किया ये इंसर्जेंसी का, ये BLA का, फिर इंडिया कश्मीर के, हमारे कश्मीर का जो इशू हो रहा है, फिर बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, वर्किंग बाउंड्री पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो हमें यहाँ ये जो कई आपके ये सोशल, ये क्या है, ये टैगर्स, जिस तरह ये हमारे आर्मी चीफ को और दूसरे इम्पोर्टेंट लोगों को गंदा करते हैं, ये गंदा पाकिस्तान को करते हैं। और इनको मैं पाकिस्तानी नहीं कहता, फॉर मी दे आर नॉट पाकिस्तानीज एट ऑल, दे आर इंसर्जेंट्स, दे आर वर्किंग अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ, आप करो ना यार, जरा इंग्लैंड में जाके कर लो, आपको पता भी लगे तो उठाए जाओगे। आप अमेरिका में कर लो, पता नहीं लगेगा, उठाए जाओगे। हम पाकिस्तान में है जी, तशद्दुद हो गया जी, हमें उठा के। मुल्क के खिलाफ काम मत करो, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो मर्जी तुम करते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तनकीद करो, जो मर्जी करो, बट कीप द आर्मी
out of it. Simple. बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब फॉर अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। और ज़रूरत इसी बात की है कि सियासी मफादात से हटकर वन पॉइंट एजेंडे पर अब हमारी पार्टीज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, आना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक ले देते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जी। कुछ आलमी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। ट्रंप के बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जिनके ऊपर सवालिया निशान तो पूरी दुनिया में है, अमरीका के अंदर से भी उठाया जा रहा है, लेकिन कल जो उन्होंने तजारती दुनिया में हलचल मचाई वो अब तक ज़ेरे बहस है, और वो ये है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक पर ख़ासा तजारती टैरिफ जो है ट्रंप ने लगा दिया है। और ये जो अमरीकी तजारती पॉलिसी है इसका आलमी मीशत पर क्या असर होगा, स्पेसिफिकली पाकिस्तान जैसी मीशत पर क्या असर होगा, क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन जवाबन जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, उन्होंने जवाबन भी टैरिफ अमेरिका पर लगाए हैं और कुछ ख़ास अप्रिशिएट इसको नहीं किया जा रहा है। इस पर ही हम बात करेंगे। हमारे मैशत हैं डॉक्टर खालिद वलीद साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। तो सर, ये जो आलमी टैरिफ लगाया गया है, तजारती टैरिफ ट्रंप की तरफ से, सबसे पहले तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर हो सकता है? जी देखें, थैंक यू। ये ना पूरी दुनिया में इस तरह से देखा जाएगा कि जो इस यहाँ पे मार्केट इसमें किया गया, डॉक्टर साहब, कतई कलामी की माज़रत चाहती हूँ, आपकी आवाज़ कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर हम तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन बहरहाल ये जो तजारती टैरिफ्स लगाए गए हैं ट्रंप की तरफ से, इससे ना सिर्फ पाकिस्तानी बरामदात मुतासर हो सकती हैं, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उन सब की मीशत भी असरअंदाज हो सकती है, दबाव का शिकार हो सकती है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े तजारती शराकतदार हैं, उन्होंने कोई बहुत सवेर रिएक्शन इस पर नहीं दिया जिस तरह पाकिस्तान ने नहीं दिया, और नपा तोला मोहतात रवैया जो है वो जाहिर किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सदर ट्रंप ने जो ऐलान किया है ये कितनी देर बरकरार रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से इकदाम उनके ऐसे हैं, जिस तरह वीज़ा के ऊपर पाबंदियाँ थी उसका इतलाक़ होने से फ़िलहाल एम्बेसीज को रोक दिया गया है। साथ ही साथ कुछ और उनके डिसीजंस ऐसे थे जो रोल बैक वहाँ की कोर्ट ने किए हैं। और ट्रंप की कल मैं देख रही थी खबर की जो पॉपुलैरिटी है उसके अंदर भी खासी कमी हुई है, और अमेरिका के अंदर भी इतने एग्रेसिव डिसीजंस को पसंद नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि एलन मस्क की भी वापसी हो गई है जहाँ से वो आए थे, और ट्रंप ने उन्हें भी कहा है कि जनाब आप जो पहले कर रहे थे, अपनी कंपनीज़ को देख रहे थे, आप उसी को देखें, बिकॉज़ बहुत सारे मुतनाज़ फ़ैसले कुछ अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट्स को बंद करने के वो फ़ैसले, और जिस तरह यूएस एड को बंद करना, वो सारे लेने वाले एलन मस्क थे। इसके अलावा जनाब यूरोपीय यूनियन ने मुशावरत करने के लिए वो सोच विचार कर रहे हैं ये तजारती पाबंदियों पर, और वो ये कहते हैं कि हम जवाबी इक़दाम कर रहे हैं। और ट्रंप का टैरिफ ब्लैक मेलिंग है ये चीन कहता है, और ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि ये कोई दोस्त ऐसा नहीं कर सकता जो कि अमेरिका ने किया। काफ़ी सख्त बयानात हैं ऑस्ट्रेलिया और चीन की तरफ से। और स्पेन ये कहता है कि जनाब नया मसूल एक तरफ़ा हमला है। पोलैंड कहता है हम जवाबी इकदाम ज़रूर करेंगे। और रेटिंग एजेंसी के मुताबिक तकरीबन 100 के करीब ममालिक हैं जो इससे असरअंदाज हो रहे हैं। और इस फैसले के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी जनाब 15 पॉइंट्स की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वैसे पाकिस्तान में तो कल खासी तेज़ी देखी गई बिकॉज़ बिजली की कीमतें यहाँ पर कम हुई, लेकिन अमरीका के अंदर जो है वो कुछ अच्छा इसका शगुन नहीं हमें नज़र आया। हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, क्या असर हो सकता है पाकिस्तान पर, बिकॉज़ मैं देख रही थी अभी कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ने तो खासा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि इसके रिपल इफेक्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में आ रहे होंगे, और पाकिस्तान भी चूँकि एक डेवलप कंट्री है और ट्रेड का बड़ा हिस्सा है, तो इसके इम्पैक्ट्स पाकिस्तान पे भी आएंगे। समझना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते क्या हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप मोटो था वो ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो अमेरिका में इंडस्ट्रीज को वापस लाना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि वो ट्रेड पे जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगे और इंडस्ट्री जो है वो अमेरिका के अंदर बिल्ड की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया आप एक डॉलर सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेटेड है, पूरा ट्रेड सिस्टम इंटीग्रेटेड है। तो जैसे-जैसे आप ट्रेड पे टैरिफ लगाते जाते हैं, खासकर वो कंट्रीज जिन्होंने काफ़ी सारी ओवर प्रोडक्शन की हुई है या प्रोडक्शन की हुई है, इस चीज़ को सोच के कि वो उसको ट्रेड करेंगे, तो उस पे जब इम्पैक्ट्स आते हैं,
तो वो शायद ओवर प्रोडक्शन का बायस बनेगा और वो कहीं पूरी दुनिया को एक डिप्रेशन की फॉर्म में ना लेके जाए, और इसका ज़्यादा इम्पैक्ट जो होगा वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ पे होगा। बिल्कुल ठीक। और जो जो कि पहले ही जो है वो कोरोना से स्टार्ट करके तो फिर रशिया यूक्रेन वार की वजह से जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो है वो अटके हुए हैं। तो पाकिस्तान को अब ये देखना है कि किस तरह से, चूंकि ट्रंप के एक चीज ये है कि उन्होंने पूरी पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए हैं, ग्लोबल टैरिफ्स लगाए हैं। तो वो हम्म। जैसे जैसे ग्लोबल टैरिफ्स लगे हैं, पाकिस्तान को अब ये देखना है कि पाकिस्तान उन ग्लोबल टैरिफ्स में रहते हुए कैसे compete कर सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रंप का जो एक मेजर टैरिफ्स लगे वो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे लगे हैं। तो हम्म। पाकिस्तान को अब ये देखना है कि किस तरह से उस खला को पूरा किया जा सकता है, और पाकिस्तान एक कॉस्ट इफेक्टिव वे में टेक्सटाइल जो है वो वापस जो लीडरशिप है वो ले सकता है। शायद उसकी एक चीज आप अभी जो आपने टैरिफ्स कम करके इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ दिया है, वो चीज शायद उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगी और पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन है उसको वापस ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ये देखना है कि किस तरह से इस केओस को नेविगेट करना है। जिस तरह से चाइना ने इसको ये कहा कि ये डिसरप्शन क्रिएट करेगा, हम्म। पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज ये देख सकते हैं कि वो कैसे नई जो है वो वेज बना सकते हैं, पर्टिकुलरली इन टूवर्ड्स वो मंडियां, वो मार्केट्स जो कि अदर देन अमेरिका है, उनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो को जो है वो एक्सटेंड करने की जरूरत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह बाकी ताकतवर ममालिक ऑब्वियसली यूरोपीय यूनियन हो, चीन हो, इन सब ने जवाबी टैरिफ आयद कर दिए, कनाडा के साथ तो वैसे ही ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान इनकी तरह जवाबी टैरिफ लगाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और यूरोपीय मंडियों में भी मुकाबला हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मज़ीद सख्त हो जाएगा। ऐसा ही है या फिर पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कोई जवाबी इकदाम करे? देखिए, जवाबी इक़दाम करने की पोज़ीशन में पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक्सपोर्ट नहीं करता, उस रफ़्तार से, उस रेट पे एक्सपोर्ट नहीं करता। हम्म। ज़्यादा जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो हैं वो लगाए जा सकते हैं, वो या तो ईयू की तरफ से लगाए जा सकते हैं, चाइना की तरफ से लगाए जा सकते हैं। तो हम्म। इसी चीज़ को देखना होगा कि पाकिस्तान इस मद में, इन हालात में किस तरह से जो है वो अपने आप को स्टीयर कर सकता है। इस तरह से देखना कि नई मंडियाँ तलाश की जाएँ और नई प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट्स में लाई जाएँ, और अपने जो पुराने पीयर्स हैं, अपने जो राइवल्स हैं, उनसे हम्म। कैसे कम्पीट किया जा सकता है इन हालात में। शायद इस हालत में अब डब्ल्यूटीओ का भी रोल उतना ज़्यादा जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं रह गया जितना पहले था, क्योंकि शायद अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ से भी विथड्रॉल की बिल्कुल। कुछ ना कुछ कोशिश स्टार्ट कर दी है। फाइनेंशियल तो उन्होंने बंद कर दिए थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि चाइना और ईयू और बड़े प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह से इसमें आते हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, अमेरिका की जो इंटरनल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। अभी तक जो हमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स नज़र आए हैं वो तो यही नज़र आए हैं कि वहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल ट्रंप के माइंड में है वो ये है कि वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वो अमेरिका की इंडस्ट्री को जो है वो बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों को ये देखना होगा कि क्या वो अपना जो मैन पावर है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या आप जो है वो इन हालात से थोड़ा-सा फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ये कि किस तरीके से पाकिस्तान चाइना जैसे कंट्रीज़ से और ईयू जैसे कंट्रीज़ से अपने ट्रेड ताल्लुकात जो है वो बढ़ा सकता है, ख़ासकर टेक्सटाइल को लेके, और किस तरह से अपने टेक्सटाइल सेक्टर को जदीद कर सकता है, ताकि हम जो है वो अपने ट्रेड पोर्टफोलियो को ना सिर्फ डाइवर्सिफाई करें, बल्कि नई-नई मार्केट्स तक पहुँचे। और तीसरी चीज़ ये देखनी है पाकिस्तान को कि अब शायद ट्रेड उस लेवल पे पहुँच चुकी है कि आपको रॉ मटेरियल हम्म। एक्सपोर्ट करने की बजाय अब आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करनी है, ताकि आप जो है वो अपना ट्रेड का वॉल्यूम भी बढ़ा सकें और बिल्कुल ठीक डाइवर्सिफिकेशन है। भी ला सकें। तो पाकिस्तान को इस क्राइसिस को एक लैडर के तौर पे लेना है, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन और ट्रेड पोर्टफोलियो को जो है वो ब्रॉडन कर सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का, और उम्मीद यही करते हैं, वैसे तो कई डिसीजंस रोल बैक हुए हैं और हो सकता है कि ये डिसीजन भी ट्रंप का, इसके ऊपर वो कुछ नज़रसानी करें, बिकॉज़ अगर अमरीकी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए वो ये कर रहे हैं, तो अगर बाकी ममालिक भी अब जवाबी इकदाम करेंगे फिर क्या होगा। गालिबन एक ब्रेक की जानिब हमें चलना है, और इस ब्रेक के बाद कुछ और मज़ीद इशूज़ हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में। और जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी है, एक ऐसा इनकलाबी और अवामी शौक़ का हामिल लीडर जिसे आज भी दुनिया याद करती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हीं के दिए हुए आइन की वजह से आज हमारा मुल्क मजबूत भी है, मुस्तहकम भी है। ये रिपोर्ट देखिए। शख्सियत बेमिसाल, कारनामे कमाल, शहीद जमहूरियत, कायदे अवाम, बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवाम से बिछड़े 46 बरस बीत गए। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के सियासी मैदान में नए अहद की बुनियाद रखी। इनका अहद आफरी दौरे हुकूमत आज भी वतन अजीज़ का रोशन बाब है। पाकिस्तान का मैदान सियासत जब आमिरियत की आमेजिश से आलूदा होने लगा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखकर इसके खिलाफ ऐलान जंग किया। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कायदे अवाम भी कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ दौलत को तकसीम करने का नजरिया दिया, बल्कि रोटी, कपड़ा और मकान और मजदूरों को मुनाफे में शराकत का फार्मूला देकर गरीब अवाम का दिल जीत लिया। मुश्किलात और आमरियत के शिकार मुल्क को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन देकर अपने कारनामों में मजीद इजाफा किया। पाकिस्तानी जमहूरियत में नई रूह फूंकी। इनका फलसफा था कि जमहूरियत में ही मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर की धमकी को मुस्तरद करते हुए एटमी सलाहियत के जरिए मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने मुस्लिम अक़वाम के साथ नए रिश्तों की बुनियाद रखी तो अपनों को भी शनाख्ती कार्ड के जरिए पहचान दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान में भुट्टो की अहमियत तारीखी हैसियत की हामिल है। पाकिस्तानी सियासी तारीख की इस अजीम शख्सियत की आज 46वीं बरसी पर भी मुल्क के अवाम इनके अहद साज कारनामों को नहीं बुला सके। मोहम्मद कामरान, पब्लिक न्यूज़, कराची। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, और हेडलाइंस के बाद दोबारा से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, आपको एक मरतबा फिर से हम वेलकम करते हैं। और वहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। और मुझे बाकायदा तौर पे ये जगह इसलिए पसंद है, यहाँ आप रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। वहाँ पे आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना पड़ता है। और कल ही हम बात भी कर रहे थे कि स्ट्रेट पोस्चर के साथ बैठना कितना ज़रूरी है, लेकिन आदत आपकी तब्दील होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और ये जो टाइम हम अपने आप को देते हैं, एक डिसिप्लिन के अंदर हम रखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से फ़ौरन आते हैं, हम तब्दील कर लेते हैं। कुछ ऐसा ही रमज़ान में भी होता है। और बिल्कुल एक सेट पैटर्न से हम चल रहे होते हैं, सहरी भी कर रहे होते हैं, एक टाइम पे इफ्तार भी करते हैं, फिर उसी मुनासबत से हमारा जो सिस्टम है खाने का और डिसिप्लिन मोड में हम चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है, उसके बाद से हम सब भुला देते हैं और वापस उसी मोड में ईद के रोज़ से आना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है, एग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा खा लें तो तबीयत में बोझलपन आना शुरू हो जाता है। इसी पर हम बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हिबा उस्मान साहिबा। ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं। और आखिर रमज़ान की औकात को हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, या वो उसे कंटिन्यू करना कितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये हम इनसे जानेंगे। और कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे इशूज़ आजकल के जेनज़ीज़ के दौर में, जब हमारे बच्चे एक बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जब सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, मैं तो कहूँगी एडल्ट्स और बड़े भी, और जिस तरह आप इम्प्रेस होकर अपने आप को डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, उस हवाले से बात करेंगे। सोफिया सोहेल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू डॉक्टर हिबा साहिबा, माह रमज़ान के बाद एक रूटीन वैसे तो रहनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि चांद देखने के बाद ही सब कुछ अपसेट हो जाता है? अच्छा, माह रमज़ान हमारे लिए एक इंटरमिटेंट फास्टिंग के तौर पे काम करता है। जिन्होंने रमज़ान में चाह रहे हैं कि हम एक टाइम पीरियड ऐसा गुजारेंगे जिसमें हमारी बॉडी मेटाबोलाइज हो जाए और हम वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, तो रमज़ान इज़ वन ऑफ द, मैं कह लूँ कि एक आपका किक स्टार्ट है कि आप उधर से स्टार्ट ले सकते हैं। आपकी बॉडी मेटाबोलाइज भी हो रही होती है, आप फास्टिंग में भी जा रहे हो। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रमज़ान में आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें वेट लॉस नहीं होता, और वही हम आगे लेके जाते हैं वेट गेन करके, और जिसकी वजह से हमारी रूटीन मज़ीद ख़राब हो जाती है। अब रमज़ान में क्योंकि इंटरमिटेंट पे चली गई होती है बॉडी, वीकनेस बहुत हो गई होती है, डिहाइड्रेशन बहुत स्टार्ट हो गई होती है, तो जब आफ्टर रमज़ान हमने कोशिश करनी चाहिए, हम कहते हैं कि हमेशा आपके स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होने चाहिए रूटीन में।
डेली में, यानी कि एवरी 3 आवर्स के बाद कुछ ना कुछ आपने ऐसा खाना है जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे। उसमें आपके हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट्स का इस्तेमाल और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब आफ्टर रमज़ान हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट का हम वाटर इंटेक ज़्यादा करवाएं। जब हम वाटर इंटेक, क्योंकि रमज़ान में आपकी जो है ना ड्राई भी हो जाती है स्किन, आपकी स्किन डल भी हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन भी बहुत हो जाती है, एक्नी इश्यूज़ बहुत होते हैं, गट इश्यूज़ बहुत होते हैं क्योंकि फास्टिंग में पेशेंट रहता है, जिसकी वजह से सारी कंप्लेंट्स आफ्टर रमज़ान हम ये कहते हैं कि उनका मील प्लान ऐसे तैयार करते हैं कि जिसमें एक बैलेंस कार्ब हो, प्रोटीन हो और फैट्स हो। अब कार्ब, प्रोटीन, फैट्स को डिवाइड हम इस तरह कर लेते हैं कि आपका जो ब्रेकफास्ट होता है, हम कहते हैं कि आफ्टर रमज़ान कोशिश करें कि वो 10 बजे से पहले हो जाए, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ी होती है सहरी की, आप फजर टाइम उठें तो अपना प्री ब्रेकफास्ट लें। मतलब अगर आप नमाज के टाइम पे उठें, उस टाइम पे जो भी चीज़ है आपने रात को सोक कर लें, बादाम ले लें या कोई ऐसा पानी जो आप लेते हो रूटीन में, जैसे सिनेमन वाटर है, ज़ीरा पानी है या सौंफ पानी है, वो आप उस टाइम पे ले लें। जो आपकी एक आदत बन गई है रमज़ान में कि नमाज के टाइम पे या सहरी के टाइम में आपने कुछ ना कुछ लेना है, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप 7 ऑलमंड्स लें, हेल्दी फैट्स उस टाइम पर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उसके बाद आप 8 से 10 के दरमियान अपना नाश्ता कर लें। रमज़ान के बाद नाश्ते की रूटीन में आपके टाइम्स बहुत मैनेज करते हैं, आपने 10 बजे से पहले अपना नाश्ता ख़त्म करना है और ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपका फ्यूल का काम करता है। आपने वैसे ही रमज़ान के 30 डेज़ आपकी इम्यूनिटी कम हुई होती है क्योंकि आपने पानी पूरा नहीं पिया होता, खुराक प्रॉपर नहीं ली होती, प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं लिया होता, जिसकी वजह से क्या होता है आपकी बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें ऐसे लगता है कि हमारा वेट जो है इंक्रीज़ हो गया है। हमें हमारी बॉडी जो है ना उस तरह ग्रूम नहीं हुई ड्यूरिंग रमज़ान जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि वर्कआउट ज़ीरो हो जाता है, हमारी ट्रेनिंग ज़ीरो हो जाती है, ना हम जिम जाते हैं ना हम वॉक करते हैं। तो आफ्टर रमज़ान हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन के स्टेप्स में, मतलब आप डेली रूटीन के स्टेप्स करें, 10,000 स्टेप्स आप डेली करें, अपनी रूटीन में वर्कआउट लाएं, ताकि आपका जो है ना एक बैलेंस पैटर्न चल सके कि रमज़ान में अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है तो आफ्टर रमज़ान आप एक प्रॉपर चैनल से बैलेंस डाइट लें ताकि आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा सोफिया साहिबा, ये एक रूटीन को अपनाना और उसके बाद एडजस्ट करना और उससे फिर कंटिन्यू करना, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसका ऑब्वियसली जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू आर नॉट मेंटली डिसाइसिव अबाउट इट और आप सोचेंगे नहीं कि मुझे यही करना है, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा सोच का भी और डिटर्मिनेशन का इसमें ज़रूर? डेफिनेटली, देखिए मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंटली तौर पे फिट होंगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। सबसे पहले तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट होना ज़रूरी है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है और मुझे अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पे काम करना है, और ये सब चीज़ें जो ज़रूरी हैं रूटीन के लिए वो मुझे अप्लाई करनी है। बिल्कुल ठीक है। तो मेंटल हेल्थ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपको लगता है कि मुस्बत सोच होनी चाहिए? एक ये भी दबाव है कि हम अक्सर सोचते हैं ना कि जनाब पॉजिटिव सोच नहीं रहे, हम क्यों नहीं सोच रहे, फिर हमें कोई तलकीन भी बार बार यही करता है। खुद से पॉजिटिव सोच का आना किस तरह मुमकिन है? देखिए हम एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत बात करते हैं कि जी ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव थिंकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द मेंटल हेल्थ। यस इट इज़, लेकिन समटाइम होता क्या है कि हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी कर लेते हैं। ठीक है, टॉक्सिक पॉजिटिव एक ऐसी टर्म है जिसमें सब लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या चीज़ है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी बेसिकली सुपरफिशियल अनरियलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम ऐसी एक्सपेक्टेशन अपने आप से डेवलप कर लेते हैं जो हकीकत से मदवी नहीं होती। उसमें हम करते क्या, उसमें हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं, उन पे हम काम नहीं करते और हम बज़ाहिर ये दिखाते हैं हम बहुत पॉजिटिव है लेकिन अंडरलाइन हम पॉजिटिव नहीं होते। इससे हमारी सेल्फ इस्टीम लो होती है और डिफरेंट एक्सपेक्ट हमारे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रेस में आते हैं, उसके बाद हम रिसेंटमेंट होती है, फिर हमारे एंगर होता है, फिर हमारे जब ब्रस्ट आउट हो जाते हैं हम। तो बज़ाहिर जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है वो बेसिकली आपके अंदर आपको अनरियलिस्टिक कर देती है, ऐसी एक्सपेक्टेशन डेवलप करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं, हम आपसे पूछे क्या हाल है आपका, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। आप 5-10 मिनट उनसे बात करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि पर्सन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कितने डैमेज क्रिएट हो चुके हैं और वो कितने नाशुक्रपन की कैफियत में आ चुके होते हैं। तो ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी है जिससे अवॉइड करना चाहिए हमें। बिल्कुल सही। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तो मौसम थोड़ा तब्दील होने पे आ गया है ना, और गर्मियों के अंदर वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास हर तरह के फल मौजूद होते हैं।
कुछ ऐसे फल भी हैं जो मूड पे अच्छा असर डालते हैं? फॉर एग्जांपल वैसे तो लाल खतरे का रंग होता है, बट तरबूज को आप देखते हैं सो इट्स अ वेरी फ्रेश फीलिंग टू सी इट। तो कौन कौन से ऐसे फल हैं जो हमारे मूड को बेहतर कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को, हमें जिस तरह एनर्जी फैक्टर कहते हैं ना देते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? अच्छा, मेरे नज़दीक तो सारे फ्रूट्स आपके लिए जो है ना आपके मूड को फ्रेश करते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे लिए फ्रुक्टोज हैं और वो सारे हमें एनर्जी देते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि देखें, हर चीज़ में हमने ये देखना है कि अगर डायबिटिक का मरीज़ है और उसने वो चीज़ लेनी है कि जिससे उसकी नीड भी पूरी हो जाए और वो फुलनेस भी फील करे और अच्छा भी उसको फील हो कि मैं फ्रूट खा रहा हूँ, तो ऐसे फ्रूट्स लेने जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, यानी कि वो फ्रूट्स जो आपकी सिर्फ बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं और आपके कार्ब्स की नीड को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब बहुत, जैसे आपने तरबूज का नाम लिया है, तो हम डायबिटीज़ के मरीजों को तरबूज तो रेकमेंड नहीं करेंगे, ना आम रेकमेंड करेंगे, बहुत लेकिन कितना मीठा हो सकता है तरबूज के अंदर? ऐसा है तो वो पानी ना, लेकिन तरबूज में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, आम भी, मैंगो भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हमने वो फ्रूट, अच्छा हम कहते हैं कि वंस इन अ वीक अगर आप ले लेते हैं, एक दफ़ा तरबूज ले लेते हैं और अगले हफ्ते आप जो है ना आम ले लेते हैं, देखिए आम आते हैं तो कोई भी डायबिटीज़ का मरीज़ है उसका हाथ नहीं रुकता, तो हम फिर ये कहते हैं कि आप अपनी बाकी चीज़ों में, अपने वर्कआउट में अपना वर्कआउट इंक्रीज़ करें। डायबिटीज़ के मरीज़ों में, मैं डायबिटीज़ को इसलिए हाईलाइट करूँ कि रमज़ान के बाद भी डायबिटीज़ के ही मरीज़ ज़्यादा आते हैं कि हमारी शुगर इम्बेलेंस हो गई है, हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया है। तो फ्रूट्स की अगर आप बात करते हैं तो आजकल गर्मियों में बहुत फ्रूट्स ऐसे हैं जिसको, जैसे कीवी बहुत अच्छा है, पीच आ जाता है, पीच बहुत अच्छा है, खाकर उसको एक फ्रेशनेस है, कामनेस फील होती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अगर आप गावा की बात करें, गावा आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के मरीज ये सारे इंजॉय करते हैं फ्रूट्स। जहाँ तक मैंगो की बात आती है या वाटरमेलन की बात आती है, तो ये दोनों हम इसलिए अवॉइड करवाते हैं कि इससे उनके शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन जो पेशेंट जिनके कंट्रोल डायबिटीज़ है, वो एक मतलब आप 60 ग्राम का फ्रूट इन दोनों में से ले सकते हैं। डेली नहीं ले सकते, वंस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ वीक ले सकते हैं, लेकिन अगर वो इस शर्त पे कि उनकी जो कंट्रोल डायबिटीज़ है वो कंट्रोल्ड हो, यानी कि उनकी फास्टिंग भी अच्छी जा रही हो और उनकी रैंडम भी अच्छी जा रही है। और जो लोग अपना वज़न कम करने के लिए डाइट कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो कुछ नहीं खाते और लंच स्किप करके दे वांट टू हैव अ बाउल ऑफ वाटरमेलन, तरबूज ले लेते हैं, उनके लिए ठीक है? बहुत कैलोरीज तो नहीं ऑक्यूपाई करता? ज़्यादा कैलोरीज ऑक्यूपाई करता है। देखिए, वेट कम करने के लिए एक माइंड सेट करना है कि आपने प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, कार्ब्स कम लेनी है, ठीक है? तो और जब वेट गेन करना होता है, हम कार्ब्स ज़्यादा देते हैं, प्रोटीन कम करते हैं। प्रोटीन का बेसिकली मकसद क्या है कि आपकी बॉडी को एक तो मेटाबोलाइज बॉडी को मसल स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करना, और क्योंकि आफ्टर वर्कआउट जो वर्कआउट नहीं भी कर रहे होते वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर से फैट्स को कट करते हैं, ठीक है? तो हमने क्या करना है, हमने जब वेट लॉस करना है तो हमने वही फ्रूट्स लेने हैं जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो और फ्रूट की 2 से 3 सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेनी, ठीक है? और प्रोटीन का पोर्शन ज़्यादा रखना है, लेकिन ये देखते हुए कि प्रोटीन इस शर्त पे ज़्यादा रखना है कि पेशेंट का यूरिक एसिड नॉर्मल है, पेशेंट बॉर्डर लाइन पे तो नहीं लाइक कर रहा, क्योंकि उसको लीन प्रोटीन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, उसकी लिपिड प्रोफाइल ठीक है नहीं। क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक चीज़ आपको एग्जामिन करके एक डाइट प्लान डिज़ाइन करना पड़ता है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि आप अगर एक डाइटिशियन के पास भी गए हैं, आप अपनी पूरी डायग्नोसिस करवाएं कि मैं कहाँ पे लाए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो ओबेसिटी में है, ओवरवेट में है, मल्टीपल ऑफ इश्यूज उसको हिट कर रहे होंगे। ओबेसिटी खुद एक बीमारी है, ठीक है? उसको लेते हुए इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है, हाइपोथायरॉइडिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ओबेसिटी की वजह से ही आ रही है ना, तो आपका डायग्नोसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी बॉडी इस टाइम पे कहाँ स्टैंड कर रही है और आपकी न्यूट्रिशनिस्ट ने आपके लिए किस तरह का प्लान डायग्नोस कर बिल्कुल सही। मेरा ख्याल एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही चलना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो आप कहते हैं ना खुद से नीम हकीम हाथरा जान वाली बात हो जाए। अच्छा, तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे इशूज़ में हम ये देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया की अभी हम बात कर रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ें खाने के मामले में भी वहाँ से ये अडॉप्ट कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कई वीडियोस आ रही होती हैं आजकल, सीड्स पे बहुत आ रही होती हैं, फ्लेक्स सीड्स, चिया सीड्स, एंड वी जस्ट अडॉप्टेड। कहने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू अब हम एक अननोन जंग में, डिप्रेशन वॉर में चले गए हैं, और ये सिर्फ बच्चे नहीं, अडल्ट्स के साथ भी यही मामला है। उससे किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं? बिकॉज छोड़ भी नहीं सकते उसको देखना, लेकिन उस थिंकिंग पैटर्न से कैसे हट सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए जो सोशल मीडिया है ना, उसमें फेकनेस बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे पास कई दफ़ा ऐसे इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर्स आते हैं जो कि एज अ कपल कर रहे होते हैं और वो रिलेशनशिप को बहुत पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है, और दो से और जो छोटी छोटी सेलिब्रेशन को इतना बड़ा करके सेलिब्रेट करते हैं, लोग मुकाबले कंपैरिजन्स में आ जाते हैं, लोग देखते हैं कि वो उसके साथ ऐसा कर रहा है, मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा, लड़ाई हो जाती है। एक्चुअली जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं देखती हूँ कि जब सोशल मीडिया में उनको चेक करती हूँ तो एक हेल्दी पॉजिटिव लाइफ होती है, लेकिन हमारे पास आए होते हैं रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें, बर्थडेज को सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा कर देना, छोटे छोटे इवेंट, आप शादी देखिए, अब शादी नहीं है, एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, नई नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं, हम बताते जा रहे हैं लोगों को। अच्छा, उससे हो क्या रहा है कि लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे कॉपी कर रहे हैं, इवन के बड़े भी कॉपी कर रहे हैं। हर वक्त सोशल मीडिया को देखना वैसे एक टॉक्सिक चीज़ है, क्योंकि आगे तो कंपैरिजन्स आप करते हैं, आप एक स्ट्रेस में आते हैं, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, आप एंग्जाइटी में आ जाते हैं, आप वो प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते तो आप स्ट्रेस फील करते हैं और समटाइम रिलेशनशिप भी डैमेज होते हैं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि और इसीलिए हम खबरें भी देखते हैं कि तलाक की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और यही जो सोशल मीडिया बिगाड़ का भी बायस बनता है। और कुछ तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खुद साख्ता रिलेशनशिप एडवाइस देने पे आ जाते हैं और पॉपुलर भी आजकल बड़े हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर से आपको वेलकम करते हैं। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, मैं जिस तरह अभी इनसे सवाल पूछ रही थी सीड्स को लेकर स्पेसिफिकली, आजकल बहुत लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। फ्लेक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, और भी बहुत सारे सीड्स हैं, उसमें कहते हैं आप उसे ओवरनाइट सोक कर लें, पी लें, एपेटाइट कम हो जाती है, फैट बूस्टर्स हैं, ये सारा कुछ है। ये सीड्स किसके लिए कौन से होने चाहिए, नुकसान तो नहीं हो जाता इसका? अच्छा देखिए, ये जितने सीड्स हैं ना, हाइपरटेंशन के लिए तो बने ही नहीं है ना। जो मेडिसिन ले रहे हैं और जो है वो उनको डिजीज़ है, ट्राइग्लिसराइड हाई हैं, उनको हम कहते हैं कि आप अवॉइड करें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो नॉर्मल रूटीन के लोग हैं वो हर वीक में अपना एक सीड सेलेक्ट कर लें और उसको हमेशा हाफ टी स्पून से स्टार्ट करें, कम डोज से सीड स्टार्ट करें, आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करे 15 डेज़। जब आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करके आपको रिस्पॉन्स दे दे, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कुछ पेशेंट्स को एक्नी स्टार्ट हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, गट इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एडवाइस की जाती है कि हाफ टी स्पून या 1/4 टी स्पून से पहले पूरा वीक गुजारें, उसके साथ सोक करके लेना चाहते हैं वो ले लें, सैलड के ऊपर डाल लें, सैलड के ऊपर ले लें, ताकि आपकी उसकी हैबिट बन जाए और आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करने लग जाए, चाहे वो चिया सीड हो। अच्छा, चिया सीड्स के इतने कोई बैड रिजल्ट्स नहीं आते, चिया और बेसल वाज फाइन कि आप उसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक हफ्ते में एक ही सीड का इस्तेमाल करें। चिया सीड अगर आप यूज़ करें तो पूरा वीक उसको यूज़ करें, नेक्स्ट वीक आप बेसल सीड का इस्तेमाल करें, फिर थर्ड वीक आप फ्लेक्स सीड को इस्तेमाल करें, फिर कलौंजी का इस्तेमाल करें, या फेनल सीड का इस्तेमाल करें, या मेथी दाने का इस्तेमाल करें। वीकली पूरा एक हफ्ता एक सीड को लाजमंद है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, आपकी बॉडी रिस्पांस देती है कि अच्छा वेट कौन से सीड्स कब करती है? सॉरी, वेट के लिए कौन से अच्छा, सीड्स? ये सारे एपेटाइट कम हो ये जाए, सारे सीड्स आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करते हैं। अच्छा। वेट मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं रात को आपने सौंफ का, अच्छा जिनको गट इश्यूज हैं, इनके मैदे के मसले मसाइल हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे एच पायलोरी है, किसी को ब्लॉटिंग इश्यूज हैं, तो उनको कोशिश करें कि वो फेनल सीड यानी कि सौंफ का इस्तेमाल करें। रात को 1 गिलास पानी में 1 टीस्पून डिप करके रखें फर्स्ट वीक। अगर आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है तो आप उसको कंटिन्यू करें, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दें, ठीक है। फेनल सीड भी आपके वेट लॉस के लिए काम आते हैं, जीरे का पानी भी आपके वेट लॉस के लिए काम आता है, बेसल सीड भी आपके वेट लॉस के लिए काम आते हैं, चिया सीड भी वेट लॉस के लिए काम आते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक साथ मत करें। लोग क्या करते हैं, सुबह बेसल ले रहे होते हैं, शाम में चिया ले रहे होते हैं, बीच में जो है ना फेनल सीड का पानी पी रहे होते हैं या दालचीनी का पानी पी रहे होते हैं, डिटॉक्स सारा दिन ऐसे सीड का बना लेते हैं, तो किसी भी सीड का कोई भी रिजल्ट नहीं आता, फिर वो सारा मिक्सअप हो जाता है। तो आप एक पैटर्न बनाएं कि मैंने 1 वीक एक सीड यूज़ करना है, उसका रिजल्ट देखना है अपनी बॉडी पे, मेरी बॉडी कितनी मेटाबोलाइज हुई है, और होती है मेटाबोलाइज। सबसे ज़्यादा बॉडी जो मेटाबोलाइज जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं वो दालचीनी का इस्तेमाल है। दालचीनी का पानी, अगर बहुत सी मिथ्स भी है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कावे की फॉर्म में ना करें, हाफ स्टिक रात को टिप करके रखें अगर वो ओवरवेट है, और अगर आप देख रहे हैं कि आपकी मैनेजमेंट ठीक चल रही है बीपी की, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जज्बात को दबाना कितना नुकसानदेह हो सकता है? बिकॉज अक्सर हम अपने बच्चों को स्नब भी कर देते हैं, या बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इजहार नहीं कर पाते, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव थॉट्स हैं, दोनों। देखिए,
कोई भी मेंटल हेल्थ है ना, उसमें इमोशंस बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट हमारे जज्बात होते हैं। एक तो खुशी का है, एक तो हैप्पीनेस है। आप एक जो इमोशन जो बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं वो नेगेटिव इमोशन, जिसमें हमारी उदासी है, जिसमें हमारा एंगर है, जिसमें हमारा फियर है। ये सारे वो इमोशंस हैं जिनको हम सप्रेस जब कर लेते हैं तो हम उस पर काम नहीं करते। जब उन पर काम नहीं करते तो वो पाइल अप होते रहते हैं, और पाइल अप होते हैं तो हमारी किसी भी किसी सूरत में हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्रेस्ट आउट्स की शक्ल में हमको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आता है या जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, जब उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपने कौन से इमोशंस, आपके अंदर कौन से इमोशंस है, इस टाइम आपकी क्या मेंटल स्टेट है, तो वो बता ही नहीं पाते। सबसे पहले तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपके कौन से इमोशंस हैं। आपको अगर कोई सिचुएशन होगी इसमें आप क्या फ़ील कर रहे हैं, ग्रीफ है तो आपका कौन सा इमोशन ज़्यादा आपके अंदर मौजूद है। हम करते क्या, हम कहते हैं इसको सप्रेस करो तो ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा ठीक, अल्लाह कर देगा, सब बेहतर हो जाएगा। इट्स गुड, पॉजिटिव चीज़ है, बट आप जब तक उस पर काम नहीं करेंगे, जब आप काम ही नहीं करेंगे उस पर, तो हम चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे। जो कोई चीज़ भी जब रिप्रेस हो जाती है तो वो हमारी नेगेटिव इमोशंस को प्रमोट कर देती है और हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस का जानना ज़रूरी है कि हमारी जो कंडीशन हो गई या सर्कमस्टांसेस हो गए, इससे हमारे इमोशंस कौन से हैं, सबसे पहले उनको जाने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ़ियर फील कर रही हूँ तो जानने की कोशिश करें फ़ियर क्यों फील कर रही हूँ मैं, क्या वजह है, क्या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या किसी को खो देने का डर है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर किसी को खो देने का डर है तो उससे बातचीत करें, ठीक है। हर इमोशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती है जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। उनको जब मैनेज करेंगे, हम उसके बाद बात करेंगे तो हमारी जी चीज़ें मेंटल हेल्थ ग्रोथ करेगी, हम बेहतर करेंगे और हम फाइनेंशियली भी, पर्सनली भी, प्रोफेशनली बहुत ग्रोथ कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो बच्चे होते हैं वो कोई कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से बोल भी नहीं पाते या इजहार नहीं कर पाते। इसीलिए स्कूल्स में ये कॉन्सेप्ट था कि जनाब अच्छे स्कूल्स में तो होते हैं, काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में उस तरीके से नहीं होते। तो वो वालिदैन फिर किस तरह उन बच्चों को डील करें जो अपने अंदर ही सारे जज्बात और बातें रखते हैं? अच्छा, दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि आप अपने बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम पे काम करें, ठीक है। सेल्फ स्टीम क्या होती है कि आपको अपने बारे में कैसा ख्याल है, ठीक है। अगर आप किसी के सामने भी आप बच्चे को डांट ठीक है, कंपेयर आप कंपैरिजन ना करें। डेफिनेटली कंपैरिजन इज़ अ डिज़ास्टर। कंपैरिजन ना करें। आप अपने बच्चे की एबिलिटीज़ को बढ़ा चढ़ा कर उसको अप्रिशिएट करें, उसको कहे कि बेटा यू कैन डू इट। जब ये चीज़ें करते हैं उस बच्चे की सेल्फ स्टीम हाई होती है। जब सेल्फ स्टीम हाई होती है डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरत है, आपने ये भी देखना आपका बच्चा इंट्रोवर्ट तो नहीं है। इंट्रोवर्ट को वैसे ही थोड़ा सा ये होता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने जज्बात को, तो उनके साथ आपको रेपो बिल्ड करनी पड़ती है। पेरेंट्स को चाहिए उनके साथ बातचीत करें। बातचीत एक ओनली हल है इस चीज़ का कि आप उनसे बातचीत करें ताकि अपने इमोशंस का प्रॉपरली इजहार कर सकें। अच्छा, बच्चा अगर गुस्से का इजहार करता है तो हम क्या कह देते हैं, बाप पे गया, दादे पे गया, मामे में गुस्सा ज़्यादा है। डेफिनेटली बच्चा कॉपी करता है, लेकिन आपने सबसे पहले असेस करना है कि बच्चे गुस्सा कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, ठीक है, उसका इजहार का तरीका क्या है। उसको बच्चा एक मेरे पास जब बढ़ते हुए बच्चों के मसाइल बहुत आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि सबसे पहले तो अगर 12-13 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा गुस्सा कर रहा है तो उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसका इमोशनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सबसे अच्छी टिप तो यही है गुस्से को मैनेज करने की कि आप उसको गले लगा लें। 1 से 2 मिनट गले लगाना आपके बच्चे के गुस्से को कम कर देता है। सब बेसिकली होता है क्या कि आपको याद होगा एक मूवी आई थी, इंडियन मूवी थी, उसमें जादू की झप्पी की बड़ी बात होती थी। जी जी। जादू की झप्पी इज़ अ साइंस। जब कोई हमें गले लगाता है तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करते हैं, केमिकल का खराज करते हैं जो हमें बताता है कोई हमसे मोहब्बत करता है, कोई हमारा ख्याल रखता है, और ये जब एहसास होता है तो हमारा जो गुस्सा है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप बच्चों को सिर्फ गले लगा लें 1-2 मिनट बाद, उसके फिर बाद में जब गुस्सा उसका ठंडा हो जाए फिर उससे पूछे बेटा क्या इशू है, तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो ये बेस छोटी छोटी टिप्स है, इसकी प्रैक्टिस करने से आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे फूड का होना, जिस तरह अभी हमने बात की, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे फूड ड्रिंक्स भी हम बनाने पे आजकल, अगेन थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि हम बहुत ज़्यादा उसे पीना शुरू हो गए हैं और वो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है।
एक इन्फ्लेमेशन डाइट का भी आजकल बड़ा ट्रेंड है, वो क्या है, वो कौन कर सकता है, किसके लिए वो नहीं है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो। अच्छा, जितने भी विटामिन सी फ्रूट्स के ड्रिंक बनते हैं वो इन्फ्लेमेशन के लिए होते हैं। आपकी बॉडी विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम कर, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो जितने भी, जैसे आप ऑरेंज देख लें, पिछले दिनों ऑरेंज के जूसेस ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत हो रहा था। अब देखें, जो जिन पेशेंट्स को अवॉइड है, जिनको किडनी इश्यूज़ हैं और जिनको स्वेलिंग है, या जिनको हम कोई मेडिकेशन ले रहे हैं और उनको वाटर इनटेक कम किया हुआ है, तो अगर आप टीवी से या नेट से देखकर आप कहें जी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इनका पानी का इस्तेमाल जो है ना ज़्यादा करना है, तो इनको जी ऑरेंज जूसेस कहा है कि बेसल सीड में डालकर ड्रिंक दे दें, तो जब उनकी रिक्वायरमेंट ही, उनकी बॉडी एडिमा उनको पूरी बॉडी में हुआ हुआ, उनका वाटर रिटेंशन कम करना है हमने, और उनको हम इन सेंस ये सोच के दे देते हैं कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है, तो वो उनको रिवर्स रिएक्शन करता है। तो कोशिश ये करें, प्लीज़ 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 अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करके, वो जो हम ये जो यूट्यूब्स पे या चीज़ों पे बताई जाती हैं, एक रैंडम चीज़ें बताई जाती हैं, एक नॉर्मल कि अगर आपकी स्किन ख़राब है विटामिन सी के ड्रिंक लें, आपकी इन्फ्लेमेशन है बॉडी पे तो ऐसी वेजिटेबल्स लें जिनमें विटामिन सी हो, जैसे कैप्सिकम है, इसमें विटामिन सी होता है। लेकिन कोशिश करें कि आप एक कंसल्टेंट से एक दफ़ा अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझ लें कि आपकी बॉडी किस चीज़ पे रिएक्ट करती है, आपके रिस्पॉन्स कितने अच्छे आते हैं। बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं लेकिन उनको सूट नहीं करते, फिर बाद में जाकर ये पता चलता है कि वो IBS है, उनको लूज मोशंस रहते हैं। जो ये रखना चाहता है, ये डाइट चेक करना चाहता है, वो कहाँ से शुरू करे, क्या पैटर्न है जो आप सजेस्ट करेंगी? अच्छा, मैं कहती हूँ कि अगर आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं और आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड हो रही है, सबसे पहले 6 बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो आप अपने करवाएं। वो हर किसी को मैं कहती हूँ अपनी रूटीन में साल में 1 दफ़ा करवाएं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका यूरिक एसिड है, विटामिन डी है। यूरिक एसिड इस सेंस में हम कहते हैं क्योंकि जब आप खुद से डाइट करते हैं तो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन लेने लग जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपका यूरिक एसिड कहाँ लाए कर है। अच्छा, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेट लॉस जर्नी में या बॉडी लैंग्वेज को देखने के लिए, आपकी बॉडी लिथार्जिक क्यों है, आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है, इंसोमिया क्यों हो रहा है, आपकी लेग्स पेन क्यों हो रही है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका विटामिन डी कितना है। अच्छा मैडम, ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को देखते हैं और बेइंतहा जो है ना सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने लग जाते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्राइब नहीं किया होता डॉक्टर ने, और अपनी तरफ से 2 लाख IU 1000 IU लेने लग जाते हैं किसी भी ब्रांड का, और वो यूज़ करते करते आपको पता है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी कर सकता है। तो कोशिश करें आप अपने लेवल्स को करवाएं, जैसे मैंने टेस्ट का नाम लिया विटामिन डी करवाएं, देखें आप कहाँ पे लाई करें, मॉडरेट है, माइनर है, आपको स्वेट डेफिशिएंसी है, ये आपको नीड ही नहीं है, ये किसी और चीज़ की पेन है आपकी बॉडी में, ठीक है। LFTs करवाएं, फैटी लिवर, क्योंकि बेली फैट्स अगर बहुत ज़्यादा और आपको कॉन्स्टिपेशन रह रही है तो आप फैटी लिवर की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को देखने के लिए आप HbA1c का टेस्ट करवाएं, जो आपको पता हो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सालों साल कोशिश करें और वेट सिर्फ 1-2 किलो गिरता है और नहीं फिर दोबारा से गेन हो जाता है, कोशिश करें, चेक करें आप हाइपोथायरॉइड तो नहीं है, थायरॉइड टेस्ट करवाएं, अपनी डायग्नोसिस करवा कर एक अच्छे क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, वो आपका एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान तैयार करे जो आपको फ्लेक्सिबल हो, जो आप। लेकिन आजकल तो लगता है हमारा वो जो डाइट प्लान है वो भी इंस्टा और टिकटॉक रील्स ही हैं वही हमें बता देते हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पैक्ट, जिस तरह अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल जिस तरह के लाइफस्टाइल्स दिखाए जाते हैं उसको अचीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए हम एक डिप्रेशन में मुब्तला भी हो जाते हैं। एक और बड़ा आजकल फिनोमेना है कि साउंड्स रियली इफेक्ट योर माइंड, इसीलिए कुछ ऐप्स भी हैं जिसके अंदर स्लीप साउंड्स, नॉइज़ फ्री साउंड्स टू मेक यू हैप्पी या रिलैक्सेशन के लिए वो साउंड्स होती है, वो कितना इम्पैक्टफुल है? देखिए, इम्पैक्ट तो करते हैं, अरोमा थेरेपी है वो भी इम्पैक्ट करती है, बट लेकिन बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे पहले आपको अपने अंडरलाइन जो कुछ चीज़ें चल रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मोटिवेशन बुरी चीज़ नहीं है, मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है। आपने देखा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मोटिवेशन आती है उसके बाद हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी का कोई झगड़ा सास के साथ हो गया तो वो साउंड लगा दे कानों के अंदर, तो कितना ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती ज़रूर है, लेकिन बात ये कि आप पहले अपनी चीज़ों को, जो बेसिक चीज़ें जो कॉज बन
रही है सारी चीज़ों की, स्ट्रेस की वजह बन रही है, उसको सॉर्ट आउट करें। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। जो फॉर एग्जांपल वॉक आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट्स की वॉक आपको स्ट्रेस एंग्जाइटी से बचा लेती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करें, ये सब चीज़ें आपको हेल्पफुल होती हैं। वर्कआउट आपको हेल्पफुल होता है। अपनी जो वजह बन रही है एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की, उसको सॉर्ट आउट करें। फिर ये आपके लिए सिर्फ हेल्पिंग हैंड है कि आप साउंड सुन लें या आप अरोमाथेरेपी कर लें, वो आपको हेल्प आउट ज़रूर कर सकती है, लेकिन बेसिक रूट कॉज पे काम नहीं करती हैं। तो सबसे पहले बेसिक रूट कॉज पे आप काम करें कि किस वजह से चीज़ें हो रही हैं, उनको किस तरह प्रैक्टिकली टेक्निकली हमने इसको डील करना है। तब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जब हमारे पास प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं होती, तो जब हम बेसिकली इन चीज़ों पर काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगे, एंड दैट्स इट। ये जो अरोमा थेरेपी है, ये कितनी सक्सेसफुल है या कितना इम्पैक्ट है इसका? देखिए, अरोमा थेरेपी आपको रिलैक्स ज़रूर करती है, ठीक है, इम्पैक्ट भी क्रिएट करती है, बट पूरी वही वाली बात है कि जब तक आपने, ऐसा तो नहीं एक बंदा ट्रॉमे में उसको हमसे स्मेल इसके अरोमा थेरेपी के ज़रिए या सिर्फ हम उसको एक साउंड के ज़रिए रिलैक्स कर सकते हैं। ये कुछ अर्से के लिए वर्क ज़रूर करती हैं, लेकिन ट्रॉमे को हील करने की ज़रूरत है। ट्रॉमा किस तरह हील होगा, कितना टाइम लगेगा, जब वो ट्रॉमा हील होगा तो ये आपको हेल्प आउट करेंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही ट्रीटमेंट है, इसको करें, बाकी आप ट्रॉमे को आप छोड़ दें, आप इमोशंस को छोड़ दें, उनको आप सप्रेस कर लें, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। अच्छा, आप चूँकि माहिर नफ्सियात हैं, अभी हम अगर बात ये सोशल मीडिया डाइट और उसके ऊपर कर ही रहे हैं कि कितना इन्फ्लुएंस हमारी ज़िंदगी को करती है, तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे एक्सपर्ट्स जो रिलेशनशिप एडवाइस सोशल मीडिया पे देते हैं और उन्हें लगता है कुछ बार्गेनिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करके वो लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई है, वो ये कहता है औरत को यूँ होना चाहिए, बीवी को ऐसा होना चाहिए, शौहर को ऐसा होना चाहिए, आप गलत हैं। ये कितनी ऑथेंटिक है, या फिर ऑथेंटिसिटी आप कैसे जाने इन लोगों की? वो भी क्लेम तो यही करते हैं हम रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं या हमारे नफ्सियात हैं, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में पता नहीं उन्होंने कितनी तबाहियाँ मचाई हों। देखिए, वो सोशल मीडिया का दौर आ गया ना, कोई एक जुमला क्लिक कर जाता है, वायरल हो जाता है, तो लोग समझते हैं ये बहुत अच्छे रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिखा सकते हैं। बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मुझे लगता है मेंटल कंपैटिबिलिटी है। अगर आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी मुश्किल है। फिर और तैयार भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर ज़रूरी यही है कि आप जब भी रिश्ते करते वक्त ये ज़रूर देखें कि हम क्या देखते हैं रिश्ता करते वक्त, पेरेंट्स क्या देखते हैं, जॉब कैसी है, घर है कि नहीं, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें देखते हैं। हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस इंसान के साथ उसे ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उस पर तो हम फोकस ही नहीं करते, उसको तो हम देखते ही नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि लड़का और लड़की के अपना माइंडसेट कितना आपस में मिलता है, तभी रिश्ता प्योरली चलता है, और जिसको कितना अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को कितना माफ़ करने की कैपेसिटी भी है। बिल्कुल, एक दूसरे का माफ़ आप बर्दाश्त करने की, पेशेंस के, आप एक दूसरे की बात बर्दाश्त करें। और ये सिर्फ कपल के अंदर ही नहीं, बाकी रिश्तों के अंदर भी बड़ा ज़रूरी है। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। और मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है। शॉर्टली अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, हाउ टू कीप योर सेल्फ हेल्थी, क्या टिप हो सकती है? अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, कोशिश करें डेली अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करें। वन गो में कर सकते हैं, नहीं तो स्टेप्स के आप 10-10 मिनट का गैप करके करें। इससे आपकी बॉडी मेटाबोलाइज रहेगी, एक्टिव रहेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप एवरी मील को एंजॉय करें तो अपनी बॉडी में, अपनी रूटीन में वर्कआउट को ऐड करें। कोशिश करें कि जंक फूड्स को वंस इन अ वीक यूज़ करें, ग्लूटेन फ्री चीज़ें यूज़ करें। ग्लूटेन फ्री बैलेंस डाइट का मतलब ये है ना कि अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा पिज़्ज़ा शवरमा खा रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए आप वर्कआउट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूटेन फ्री रखेंगे अपने आप को कुछ टाइम के लिए। राइस का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल रॉ फॉर्म में ज़्यादा अच्छे बिल्कुल, और बैलेंस डाइट होना बड़ा ज़रूरी है। खुश रहने का कोई एक आसान तरीका? सबसे पहले आप बातचीत करें। हमें गुड लिसनर बनना है। लिसनर मीन्स जो अंडरस्टैंड करे। हमने इसको सुनना नहीं है, हमें समझना है। बिल्कुल सही, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही जनाब। वेरी टिप ऑफ द डे, एक दूसरे की बात सुने और तहम्मुल से सुने। तहम्मुल से जितना आप किसी के ख्यालात को वेलकम करेंगे, उतना ही एक मार्जिन ज़रूर रहता है हार्मनी का, और यही बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ हमें इंडिविजुअल तौर पे भी नहीं, कलेक्टिव लेवल पे
वफाक की सतह पर जिसे हम कहते हैं ना, पॉलिटिकल डायलॉग इसी का नाम है, वो होना बड़ा ज़रूरी है। जब आप किसी को सुनेंगे और किसी की बात को अप्रिशिएट करेंगे, बेशक आप उससे कतई नज़र अख्तलाफ रखते हों, लेकिन सुनिए ज़रूर और तहम्मुल से सुनिए। इसी के साथ जनाब अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।